नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अगला जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में और जो पिछले इस चुनाव से पहले सत्ता में था यानी कि समाजवादी पार्टी, वो किस तरह से इस चुनाव के मैदान में अपने को तैयार देख रहा है और क्या उसने तैयारियां शुरू की हैं और किस तरह से वो चुनाव के मैदान में उसकी क्या रणनीति हो। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने आज एक रथ यात्रा की शुरुआत की है और एक तरह से चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो जमीनी बिगुल है वो उसकी शुरुआत कर दी है, जमीनी बिगुल उन्होंने बजा दिया है। ये वही रथ है जिस रथ पे पिछली बार समाजवादी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव निकले थे और ये अलग बात है कि उस वक्त इस रथ के सारथी की भूमिका में खुद उनके पिता और उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े जमीनी नेताओं में से एक रहे मुलायम सिंह यादव मुख्य सारथी के तौर पर थे और अखिलेश के दाएं बाएं मुलायम सिंह को अपना गुरु कहने वाले आजम खान और अखिलेश के चाचा जो कि उनके एक तरह से पिता की भूमिका में भी रहे काफी समय तक, शिवपाल सिंह यादव उनके दाएं बाएं थे। लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव का जैसा स्वास्थ्य है, इसकी वजह से ये उम्मीद, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो बहुत गंभीरता से विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रियता से वो हिस्सा ले पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव को इस बार सारी भूमिकाओं का एक तरह से निर्वहन खुद ही करना है। और आज जिस तरह से उन्होंने अपनी उन्नाव तक की जो यात्रा है उसके जरिए एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे दलों के साथ, हम बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ हम तालमेल करके 350 सीटें हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे और जो पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है उसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी अपने जो तरकश हैं उसके तीर उसने भी निकालने शुरू कर दिए हैं और मायावती ने कहा है कि वो ब्राह्मणों का उन्होंने आह्वान किया है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया और वो उनके साथ आए और ब्राह्मणों के बूते पर वो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनी जो राजनीति है वो चलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जो बिकरू कांड के जो मुख्य अभियुक्तों में से एक उनकी पत्नी है, उनका जो मुकदमा है वो सतीश मिश्रा लड़ेंगे और इस तरह से वो ब्राह्मणों की मदद करना उन्होंने शुरू किया है, ऐसा उनका दावा है। तीसरी तरफ बीजेपी है जो सत्ता में है और बीजेपी के पास संगठन की भी कमी नहीं है और बीजेपी ने जो आरएसएस और अपने संगठन के जरिए चुनाव में अपनी तैयारियों को शुरू किया। लेकिन सबसे जो इस लड़ाई में जो चीज देखी जाती है वो कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। अभी हालांकि प्रियंका गांधी यहाँ आई, उन्होंने 2 दिन का उनका 3 दिन का कार्यक्रम भी था, लेकिन जब हवाई अड्डे के आसपास जो उनका स्वागत करने वाले लोग थे उनसे कुछ मीडिया के लोगों ने पूछा वो किसके लिए आए हैं, तो किसी ने कहा वो मायावती के लिए आए हैं, किसी ने कहा वो प्रियंका जो सिनेमा एक्टर हैं उनके लिए आए हैं। इस तरह की लोगों ने बात की। फिर कुछ लोगों ने अगर प्रियंका गांधी कहा भी तो उन्होंने कहा, पूछा वो कौन है, तो उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के कार्यकर्ताओं के बूते पर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में अपनी तैयारियां शुरू करती दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है सत्तारूढ़ बीजेपी को वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है। जूही जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, यानी कि आज की हमारी जो आपकी बात है उसमें समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता जूही सिंह मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े अंकित कुशवाहा जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले जूही जी मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ही अगले चुनाव में दिखाई दे रही है। आप समाजवादी पार्टी किस तरह से इस चुनाव में अपनी भूमिका को देख रही है और क्या आपकी रणनीति है? हमारी रणनीति वही है 2012 से 2017 तक हमने काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जाति और धर्मों की सीमाओं को तोड़ा। अगर जो हम अपने काम को देखें तो चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, वो इकाना स्टेडियम हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, HCL हो, सैमसंग हो,
हर मुख्यालय को 4 लेन की सड़कों से जोड़ना हो, वो जो सारे काम मुख्यमंत्री जिनको बार बार अभी भी फीता काटते हैं या उनका दोबारा लोकार्पण करते हैं, वो हमने किए। साथ ही हमारे लिए एक संगठन हमारा है, मजबूत है, उसको सक्रिय रखना, विपक्ष की भूमिका बनाना, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्ट्रैटेजी है कि विपक्ष की कोई सभा न होने देना। आज बहुत आश्चर्यचकित होने की बात थी कि प्रधानमंत्री बनारस में आए, आपने भीड़ इकट्ठा होने दिया। ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण में बेहतहाशा भीड़ थी, मास्क भी नहीं थे। उन्नाव यात्रा के लिए बहुत पहले हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन आपने दी नहीं, तो उसको हमने एक रथ यात्रा में कन्वर्ट किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी हमारी कोशिश रहती है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यालय से निकले तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिले, अन्य लोगों से मिले, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ें। कोरोना काल में आप सब लखनऊ में हैं, अंकित जी भी लखनऊ में हैं। लखनऊ ने एक बहुत बुरा मंजर देखा है, चाहे वो प्रेपरेशन हो, बेड्स हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर शवों को जलाने के लिए जगह न मिलना हो। और हमारी केंद्र सरकार आज ये कहती है कि कोई मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, किसान आंदोलन में किसी की मौत नहीं हुई। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जो ये कहती है कि आंकड़े राज्य सरकार की ओर से नहीं आए, इसलिए हमारी केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमें पता नहीं है, और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। महामारी एक्ट लागू है, तो इसमें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात, और उत्तर प्रदेश जिसने प्रचंड बहुमत दिया है, यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, अन्य बहुत बड़े बड़े सांसद हैं, अभी आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिस पर एक जरूर उंगली उठाई जाती थी समाजवादी पार्टी पे, हमने उस कठिनाई को समझा और उसको एटलीस्ट वास्तविकता से जोड़कर सॉल्व करने की कोशिश की। आज डायल 100 की स्थापना हमने की, 1090 की पुलिस मुख्यालय, तकनीक को पुलिस से हमने जोड़ा, और इसको आगे ले जाने का काम मुख्यमंत्री का था। मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसको डायल 100 को 112 बना दिया। तो देखिए, नाम बदलने की राजनीति कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। हम सब ने किसी ना किसी को खोया है, तो पहले तो एक संवेदनशीलता की जरूरत है, चाहे वो विपक्ष हो और सरकार हो, कि आप कहें तो कि कोरोना काल में हमसे गलती हुई, हम ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर पाए, हम चुनाव लड़ रहे थे, हम प्रचार में व्यस्त थे। उसके बाद जब पंचायत चुनाव खत्म हो गए, तब हमने सोचा कि थोड़ा पर्यटन उत्तर प्रदेश में भी कर लें। आपके खुद के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ 250 से अधिक लोगों ने धरना दिया है विधानसभा में, इनके खुद के एमएलए इनको पत्र लिखते रहे, तो वो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का मसला है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के कठिनाइयों पे जो नहीं सॉल्व हो पाई उन पे चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, कल ही एक बेटी का हाथ तोड़ दिया गया क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी और उसको टेम्पो में अस्पताल भेज दिया गया। तो ये मुद्दे हैं, और मैं तो आपको साधुवाद दूंगी कि आज ये प्लेटफॉर्म मिला है कि ये मुद्दों के बारे में हम सार्थक तरीके से बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी से जिस बात की अपेक्षा थी कि वो विपक्ष की भूमिका पूरे इन 4 सालों में भी सड़क पर दिखाएगी, समाजवादी पार्टी उस मामले में उतनी खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब भी अगर मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अंकित जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है, एक तो 350 सीटें जीतने का दावा, और दूसरा जो काम सरकार नहीं कर पाई, सरकार को जो विरासत में समाजवादी पार्टी ने दिया था उसको भी सरकार ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाई, और बेरोजगारी का सवाल। हालांकि सरकार ने, कल मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने 70 लाख नौकरियों की बात की थी और करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे दी, इस तरह की बात है। लेकिन कोरोना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बनने जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके घाव इतनी जल्दी भरेंगे नहीं। आप बीजेपी किस तरह से इन जो चुनौतियां हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब के लिए खुद को किस तरह से तैयार देख रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। अभी जूही जी ने भी बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, उनका एक एक करके मैं जवाब देना चाहूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अंकित, मेरा नाम अमित है, अमित कुशवाहा, और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। नहीं, कोई बात नहीं। और खैर, तो रही बात हमारे संगठन और हमारे
दल की, तो हमारा दल पूरी तरीके से सुदृढ़ है और हम विकास की राजनीति करते हैं। और आप सब बहुत अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, हम आप जानते भी इस बात को हैं कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मौलिक बदलाव हुए हैं उसको लेकर आम जनमानस में एक 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 सौहार्द, एक खुशी का माहौल है। जो जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह की भ्रष्टाचार की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को एक जातिवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द समेट दिया था, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बाहर निकलकर कम से कम विकास और सुरक्षा और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय, मौलिक विषय हैं, उनको लेकर अब प्रदेश में राजनीति एक सार्थक राजनीति और उस पर चर्चा भी हो रही है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से। दूसरी बात है कि कोरोना काल को लेकर ये एक वैश्विक आपदा है और आप सब जानते हैं पूरे विश्व में इसको लेकर बड़ा ही एक संकट का समय और एक संकट का दौर गुजरा है और अभी भी हम उस संकट के दौर से बाहर नहीं आए। और रही बात उत्तर प्रदेश की जो कोविड मैनेजमेंट हमारा प्रबंधन रहा, उसको लेकर सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एजेंसीज, दुनिया भर के लोग इस बात को मानते हैं कि प्रदेश की जो मौलिक हालात थे, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, तमाम तरह की जो भूमिकाएं थी, उसके रहने के बावजूद भी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। और वो काम हमें मोर्टालिटी रेट जो कम है उस पर दिखाई देता है। जो जिले जिले हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रवास किया, जो बैठकें की, उस पर दिखाई देता है। और किस तरीके से हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उन्होंने लोगों को जोड़ा है, क्योंकि हमारा जो नारा है सेवा ही संकल्प है, उसको लेकर हम लोगों के घर घर तक गए हैं और मास्क वितरण से लेकर उनकी मौलिक मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमने निरंतर काम किया है और जनता इस बात को जानती है। और पिछले अभी जो हाल ही के गांव के जो चुनाव हुए, पंचायत और ब्लॉक के चुनाव हुए, उसमें इस बात की उत्तर प्रदेश की जनता ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उसका समर्थन किया और उसका वो परिणाम हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, बहुत से लोग इस पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है प्रश्न करना और हमारा काम है जवाब देना। रही बात अखिलेश यादव की भूमिका की, हम विपक्ष को, मैं मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका है और इसमें अखिलेश पूरे 4-4.5 सालों में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं। कारण क्या है? वो अपने उस दायरे को छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहते। और दूसरा विषय यह है कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है, विषय हैं, जो इश्यूज हैं, वो उनकी समझ नहीं है। सिर्फ एकमात्र ट्वीट कर देने से या कुछ चीजों पे कमेंट कर देने से, बिना तथ्यों को जाने हुए जो कमेंट होते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक फोटो उन्होंने ट्वीट की, तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो एक बड़ी ही हास्यास्पद हैं और लगता है कि मौलिक मुद्दों की कितनी कमी है समाजवादी पार्टी के संगठन में और समझ में। तो ये जूही जी को शायद बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इन सारी बातों को अपने नेता को समझाना चाहिए कि कैसे किन विषयों पे उन्हें बोलना चाहिए। रथ यात्रा को बिल्कुल जो आपकी बात है वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि मतलब आप जूही जी को सुझाव दें कि वो अपने नेताओं को समझाएं। हमने जानना चाहा था कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, हम आगे आपसे बात करेंगे। शरद जी, जैसा अभी तक बातचीत में चीजें सामने आई है, जूही जी ने जो बात कही कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर, समाजवादी पार्टी अपनी जो पुरानी छवि है उससे इतर अपने को जनता के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहती है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता अमित जी हैं, उन्होंने भी जो बात यहाँ पर कही, उन्होंने भी यही कहा कि हम अपने कार्यक्रम, अपनी जो जनता के लिए हमने चीजें की हैं, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसी को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्या आपको लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो वाकई में मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा? उसमें जातिवाद, उसमें अपराध, उसमें गुंडागर्दी, उसमें और जो छोटे तरह के स्वार्थ हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? मुझे लगता है, देखिए, जो एक्चुअल फंडामेंटल मुद्दे हैं उन पे तो दुर्भाग्यवश अपने प्रदेश और देश में चुनाव नहीं होते हैं। जब घूम फिर के जो है वही पुराने चीज़ें उठती हैं, उभरती हैं, जातिवाद, धर्मवाद, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन समय धीमे धीमे बदल रहा है, बड़ी स्लोली बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है और लोगों में जागरूकता आ रही है। क्योंकि अगर देखिए, अगर वाकई में मुद्दों में होता तो फिर पिछले चुनाव में अखिलेश यादव को हारने की वजह नहीं थी, क्योंकि अगर विकास वाकई में मुद्दा, सब कहते थे, हर पार्टी कहती थी विकास पे लड़ रहे हैं। और ये फैक्ट है कि अखिलेश यादव ने विकास के नाम पे उनके टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी,
अलावा इसके जो इन्होंने जूही सिंह ने भी गिनवाई, एक और बड़ा काम था मेट्रो का, और वो मेट्रो रेल उन्होंने बनवाई और रिकॉर्ड टाइम में, एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बना। मतलब खूबसूरती ये थी कि मैं उनका बड़ा आलोचक रहा हूँ, अखिलेश यादव को हमसे यही तकलीफ रहती थी कि हम उनकी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन हम उनसे कहते थे कि भाई हमारा तो मीडिया है, मीडिया का काम है, लेकिन प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि आलोचना बर्दाश्त नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में। और मतलब यह तक हो जाता है कि जिसने आलोचना करी उठा के जेल भेज दिए गए, देशद्रोह हो गया जाता है। आपने कुछ आलोचना करी तो आपने देश के खिलाफ बोल दिया। ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। और अगर मुद्दों पर ही की बात होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना में जो दुर्दशा हुई है लोगों की, प्रदेश के लोगों की, वो जरूर सामने आएगी। दूसरा मुद्दा ये है किसानों के मुद्दे हैं, जिसको लेके किसान आंदोलन पे हैं पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पे, तो उसको बड़ी कोशिश करी भाजपा शासकों ने। पहले तो बना दिया खालिस्तानी हैं, फिर कह दिया आतंकवादी हैं। तो ये सब चीज़ें हल्कापन लाती हैं, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो आदमी भूलेगा नहीं। जिसके घर में मौत हुई है कोरोना के कारण, आप चाहे कितने एफिडेविट लगाते रहिए उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, लेकिन हकीकत तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, और आम आदमी जिसके घर में लोग मरे उसको तो सबसे ज्यादा पता है। तो ये जो एक झूठ पे आधारित कैंपेन चलाने का एक सिलसिला चला है, वो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आप पंचायत में एक चीज और बस बोल दूं, एक जैसे पंचायत चुनाव था, ये ठीक बात है कि अखिलेश यादव 4 साल तक घर से निकले नहीं, तो इनका अमित कुशवाहा जो कह रहे थे वो बात सही है वहां तक कि भाई वो ट्विटर, ये बहुत चर्चा में थी बात की, वो ट्विटर पर राजनीति करते हैं, लेकिन अब तो जमीन पे उतर आए हैं। और दूसरा ये है कि जब उसके बावजूद वो जो पंचायत चुनाव का जो असली पंचायत चुनाव था, जो डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन को तो मैं सही माने में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मानता, क्योंकि उसको किस तरह से होता है, जो भी पार्टी पावर में होती, समाजवादी पार्टी भी उसी तरीके से जीती, बसपा भी उसी तरीके से जीती, और भाजपा भी उसी तरीके से जीती। लेकिन जो असली चुनाव था मेंबर्स का, जो था पंचायतों का, उसमें समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं बड़ी तादाद में जीते थे। उसको मद्देनजर रखते हुए ये लगता है कि शायद अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी पार्टी को वापस एग्रेसिव मोड में लाने की, क्योंकि उससे लगता है कि ग्रासरूट लेवल पे उनके लोग एक्टिव हैं और उनके लिए जनता का समर्थन है, और वो कारगर रहेगा मुझे लगता है इलेक्शन में। ठीक है, भाजपा के पास बहुत बड़ा बेस है, लेकिन आएगा चुनाव का, अब दौर शुरू हुआ है, अब मैदान में जिस तरह से लोग आते जाएंगे तो समय बताएगा कि क्या स्थिति होती है। ठीक है कि आज की डेट में भाजपा के पास जितना नंबर्स हैं बहुत बड़े, लेकिन बिल्कुल क्या होता है ये बात सही है कि आगे किस तरह से जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से चुनाव की उनकी क्या रणनीति रहती है, किस तरह से वो चुनाव मैदान में आते हैं, ये अभी हम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जूही जी, जो अखिलेश यादव से सबसे बड़ी शिकायत लोगों की थी, खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के विधायकों की भी शिकायत थी कि वो जनता के बीच में नहीं जाते, वो कमरे में बंद होकर और सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये आप उम्मीद की जाए कि आज से जो रथ यात्रा शुरू हुई है, ये इसमें अब लंबा ब्रेक नहीं होगा, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, और अखिलेश यादव एक तरह से, मुलायम सिंह यादव ने एक जमाने में जिस तरह से साइकिल यात्रा से पूरे उत्तर प्रदेश को मथा था, बाद में अखिलेश ने भी उसका बहुत हद तक अनुपालन किया था, क्या ये सिलसिला ऐसी जारी रहेगा और समाजवादी पार्टी अब क्या वाकई में जमीनी स्तर पर चुनावी मैदान के लिए अपने को तैयार करने की स्थिति में आ गई है? तो जी हम लोग हमेशा जमीनी पार्टी थे, 2012 के पहले भी हमने साइकिल चलाई थी। अब थोड़ी ज्ञानी पार्टी भी हो गई, क्योंकि इनसे मुकाबला करना है। तो ट्विटर पहले इन्होंने इस्तेमाल किया, अब हमने सीख लिया है, ट्विटर हम छोड़ेंगे नहीं, और अब इनको ट्विटर से नाराजगी हो गई है।
तो अमित जी ने बड़ी कैच 22 सिचुएशन में डाल दिया है, लेकिन अब अमित जी के क्रिटिसिज्म से जमीन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे तो बने रहेंगे और सत्य भी बोलेंगे। बाकी मुद्दे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश की पहली बार केंद्र और राज्य की सरकार एक दल की थी, नगर निगम भी आपका था। वाराणसी में आपने देखा जल भराव एक हफ्ता पहले हो गया था, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, वहां की छत गिर गई। आपने कहा कि हम एक जल मार्ग चलाएंगे जिसमें पहली खेप कंटेनर के अलावा कंटेनर भी नहीं आए। इस तरह से लखनऊ के हम लोग सब वासी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अमित जी हैं। एक मैं डिबेट में गई थी तो बताया गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत उद्धार हुआ है, तो क्या हुआ, तो 2 टॉयलेट बने। इस तरह की उपेक्षा, जब केंद्र में सरकार हो, इतना प्रचंड बहुमत हो और नगर निगम भी आपके पास हो, तो उत्तर प्रदेश को आपसे बहुत उम्मीद थी। गंगा पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए हैं प्रधानमंत्री। गंगा साफ कहाँ हुई, गोमती तक तो साफ हुई नहीं। गोमती एक पर्यटन का, जिस दिन अखबार में आप लोग निकाल देते हैं, शरद जी आप मुद्दा उठा देंगे कि जलकुंभी इकट्ठा हो रही है, हम सब लखनऊ के, आप देखिए 2-3 विधायक चले जाएंगे, बिल्कुल एक प्लान बन जाएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, उसमें प्लान बहुत जल्दी बनता है, लेकिन वो जमीन पर कब आएगा ये हम लोग को पता नहीं है। स्टूडेंट्स की बड़ी समस्या है, मुझे लगता है अमित जी को उत्तर भी देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ये देते भी होंगे कि जब आप अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को बुरा क्यों लगता है? मुख्यमंत्री को एक्चुअली कोई भी आवाज बुरी लगती है। एक अगर जर्नलिस्ट मिड डे मील पर लिख देता है कुछ सही आर्टिकल, आप उसके ऊपर एफआईआर देशद्रोह कर देते हैं। एक जिला पंचायत के चुनाव में हमने देखा औरतों का चीरहरण, आप साड़ी खींचकर उसको नामांकन से रोक रहे हैं ये, और उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी का ये प्रदेश नहीं है, समझदार प्रदेश है। उसके बाद आप 11 मंत्रियों की भले फोटो लगा दें, उन 11 मंत्रियों ने, महिला मंत्रियों ने, और आपकी महिला मंत्रियों ने जो उत्तर प्रदेश में है, कब महिलाओं के बारे में बोला है? ये तो मुझे नहीं नजर आता। बाकी मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से भी एक काफी गलत ट्वीट होते हैं। एक तो नौकरी वाला ही ट्वीट गलत हो गया था, जो नेपाल भाग गया था मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी दे दी थी और वो परीक्षा ही नहीं हुई थी। तो जरूर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही से होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी मुद्दे पर लड़ेगी। बेरोजगारी कैसे हटानी है और विकल्प उसका कैसे हम खड़ा करेंगे, हम रोजगार कैसे देंगे। हमने लैपटॉप वितरण की बात की थी, वो हमने दी। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है, लेकिन उसने नहीं दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया। मनरेगा रोजगार असुरक्षित होता है। आज उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आपने एमओयू साइन किया, उसका 1 रुपया भी अभी जमीन पर नहीं आया। 1 मेगावाट आपने बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आपने विभिन्न एक्चुअली ये प्रचारकों की पार्टी है, जैसा आपने कहा, तो प्रचार में काफी व्यस्त रहते हैं। आपने शवों को जो गंगा के किनारे दफनाए गए थे, उनकी रामनामी चादरें तक खींच ली। आपके अधिकारी हर गुनाह को, हाथरस कांड, बीकरू कांड, जहां पुलिस से हमने मारते और साजिश करते हुए देखा है, तो आप क्या इसकी बात करेंगे कि हमने कानून व्यवस्था बनाई है? बाकी जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जनता जनार्दन है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है। जब मायावती की सरकार थी तो चुनाव आखिरी वर्ष में जो चुनावी वर्ष था, ये बताया गया था कि इस बीएसपी के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदल गया है। और जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने बीएसपी की सरकार को बदल दिया। अखिलेश यादव के जमाने में भी ऐसा ही हुआ था। उत्तर प्रदेश बदल रहा है का नारा था, और उस बदलने के बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने अखिलेश सरकार को बदल दिया। अब इस बार इस सरकार के लिए भी यही सवाल एक चुनौती के तौर पर है। अमित जी, जिस तरह से जूही जी ने अपनी बात रखी, मुद्दे उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता और विफलता के भी हैं, मुद्दे केंद्र सरकार की सफलता और विफलता के भी हैं। आपके पास, बीजेपी के पास क्या इसका जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी, गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती आई है, और हमने कभी जातिवाद और इस तरह से परिवारवाद की राजनीति नहीं की। इसलिए जब मुद्दों की राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत बड़ा एज मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास और उसका एक पर्यायवाची है, और विकास के ही नाम पर हम केंद्र सरकार में चुनाव जीते हैं, और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में विकास ही का ही बोलबाला था। अखिलेश यादव पार्टी से, सत्ता से जब बाहर हुए तो सबसे पहले ये था कि जो उन्होंने
जो एक 2014 के चुनाव में जो उनका परफॉर्मेंस था, उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं अब तो प्रदेश में विकास ही होगा और जनता जिस तरीके से विकास के मुद्दों को पसंद करती है, तो एकाएक उन्होंने हड़बड़ी में बहुत सारे ऐसे काम किए जो जिसका परिणाम आज देख रहे हैं कि किए गए कामों में कितनी अनियमितताएं निकल कर आ रही हैं, चाहे वो सहकारिता में भर्ती को लेकर हो, चाहे वो गोमती का जो बना हुआ है उस पे घोटाले को लेकर हो, या आगरा एक्सप्रेसवे को हो। बहुत सारी ऐसी समस्याएं दिख रही हैं। तो मुद्दों की राजनीति, बीजेपी हमेशा मुद्दों की राजनीति को पसंद करती है, क्योंकि इस तरह की क्षेत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से ना तो देश का ना तो समाज का कोई भी भला होने वाला है। और अभी एक विषय जूही जी ने उठाया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या हुआ है कुछ 4 वर्षों में। शायद ये बहुत लंबे समय से लखनऊ विश्वविद्यालय आप नहीं आई होंगी। आप आज जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट किया है, निश्चित तौर पर संख्या में कमी आई है। छात्रों को जिस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट किया है और एक नया सिलेबस के साथ CBCS सिस्टम के साथ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ बच्चों को उद्यमिता पर आधारित शिक्षा कैसे दी जाए, उस पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और पिछले बजट में आपको पता है कि आपने 39% बजट में बढ़ोतरी की है एजुकेशन को, और हमने प्रदेश भर में हमने इंटर कॉलेजेस बनाए हैं, ये इसका प्रमाण है। इसके साथ साथ कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना की है। शिक्षा की जगत में इतना काम किया है, उतना काम मुझे लगता है कि पिछली सरकारों ने शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार कर रखा था। और रही बात महिला सुरक्षा की बात जो जी कर रही हैं, ये उस पार्टी से आती है जिन्होंने महिला कांड किया है, और एक मुख्यमंत्री का इन्होंने ये हुआ। तो महिलाओं की सुरक्षा के विषय में अगर समाजवादी पार्टी ना बोले तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने कभी भी इस तरह की न राजनीति की है। हम महिलाओं का उचित सम्मान, महिलाओं का उचित भूमिका, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी ने हमेशा सुनिश्चित किया है, और हम इस दिशा में सदैव निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं। दूसरी बात है कि हम झूठ का आडंबर नहीं खड़ा करते, हम फैक्ट और डेटा के साथ बात करते हैं कि आंकड़े हैं हमारे पास। पिछले 4 वर्षों में जो हमारी राज्य सरकार ने, माननीय योगी जी ने जो काम किया है, उसके डेटा हैं, उसका है कि 5 एक्सप्रेसवे किस तरह से बने, हमने शहरीकरण को किस तरीके से प्रमोट किया है, और भी जो समस्याएं हैं कानून। अब बिकरू जैसे कांड को लेकर ये लगातार राजनीति करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब अगर समाज का कोई भी एक व्यक्ति जो कुकृत्य करता है या पुलिस कानून व्यवस्था पर उंगली उठाता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, या उसका एक छत्रराज चलता है, अगर उसको हम एलिमिनेट करें, समाज से उसे हटाएं, तो उसे हमें ना तो किसी जाति व्यवस्था से जोड़कर देखना चाहिए, ना तो उसे हमें राजनीति से हमें जोड़कर देखना चाहिए। वो समस्या एक सामाजिक समस्या है। हमें हर ऐसे अपराधी का इस समाज से हमें खात्मा करना होगा, क्योंकि ये प्रदेश अपराधियों का नहीं है, ये प्रदेश एक सभ्य लोगों का प्रदेश है, विकास परक लोगों का प्रदेश है। इस प्रदेश में लोग विकास को पसंद करते हैं। और रही बात काशी को विकास को लेकर कही, काशी इज अंडर प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। और जिस तरीके से पानी की समस्या, आपके काशी का जो आप टोपोग्राफी देखेंगे तो काशी गंगा के किनारे ऐसे बसी हुई है कि जिसका जो लेवल है वो गंगा के स्तर से नीचे है, तो पानी की ड्रेनेज की एक लंबी समस्या है। आपकी 15 अमित जी, ये जो आपके सारे दावे हैं ये अपनी जगह सच भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी सत्यता की जो असली परख है वो जनता को करनी है। विधानसभा चुनाव जब होंगे तब जनता इनकी परख करेगी। ये ठीक है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी को क्वेटो बनाने की बात की थी, उस काशी में काम हुए हैं, लेकिन उस जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा में कम से कम वो काम अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काम हुए हैं, लेकिन जो अपेक्षा थी, जो वादे थे, वहां तक चीजें नहीं पहुंची, लेकिन वो एक अलग सवाल है। आपने विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की। समाजवादी पार्टी ने आपकी सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आप सारे विश्वविद्यालयों में एक एजेंडा लाकर, एक सिलेबस लाकर जो शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप भी हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो निश्चित तौर पर चलेगा। आपने जो काम किया है जनता उसको समझेगी, परखेगी और उसके बाद अपनी मोहर लगाएगी। शरद जी, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आज जिस बात को कहा है कि वो छोटे राजनीतिक दलों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी उनकी रहेगी, बड़े दलों से वो समझौता नहीं करेंगे। और आज उन्नाव में भी एक जो निषाद नेता है उनकी प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया था। एक तरह से निषाद जाति को अपने साथ जोड़ने की बात थी।
हमने देखा लोकसभा उपचुनाव में भी गोरखपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके में सीट उनसे छीनी थी और वो इस प्रयोग को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ निषाद पार्टी खुद अपने आप में अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से आगे है, वो बात करती है उनको किस तरह से उनको राजनीति में स्थान नहीं मिल रहा। बीजेपी भी उनके साथ किसी तरह का भाईचारा करने की कोशिश में है और ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा शायद उसमें निषाद पार्टी को भी स्थान मिले। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों की बात एक तरफ है, लेकिन ये जो छोटे छोटे जाति समूह हैं इनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? गोविंद, ये मजे की बात क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सब कहते यही हैं जुबानी तौर पे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन हर पार्टी का पहला उद्देश्य होता है कि फला जाति को मैं कैसे जोड़ लूं, फला जाति को मैं कैसे जोड़ लूं, इस जाति ने हमारे साथ ये किया। उसके बियॉन्ड जब जमीन पे उतरते हैं तो यही याद आती है। और यही इसी उद्देश्य से आज अखिलेश यादव भी जो कर रहे हैं वो भी वही है, खुल के कह रहे हैं चलो कम से कम मान तो रहे हैं कि जो है हमें निषादों को जोड़ना। और निषाद को लेकर के बड़ी दोनों में भाजपा और उनमें काफी वो जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि निषादों के नंबर्स बहुत हैं। पूरी नदियों के जो दो बड़ी नदियां हैं गंगा और यमुना, उसके दोनों तरफ गांव के गांव निषादों के निषाद बहुत बहुत निषाद रहे। तो उनको आकर्षित करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तरह तरह के वो तरीके अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ जोड़ लें। इसी तरीके से और जातियों के साथ है। ये फैक्ट है कि इनको मालूम है कि बड़ी पार्टीज के साथ देखिए गठबंधन होने की कोई उम्मीद नहीं है। मायावती, सबको मालूम है, आज आम चर्चा में हो गई ये बात कि मायावती ने अपने हथियार धर दिए हैं बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने। वो खाली अब वो किन्हीं वजहों से दिखाने के लिए कि हम भी मैदान में हैं, वो बीच बीच में स्टेटमेंट दे देती हैं। उनसे ज्यादा पेपर टाइगर इस वक्त कोई बड़ा पेपर टाइगर नहीं है पॉलिटिकल नेताओं में। और ये जो नया शुरू हुआ है सिलसिला फिर से कि हम ब्राह्मणों को अट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा जो है ये हास्यास्पद लगने लगा है, क्योंकि मायावती जी के पास अब अपना ही वोट बैंक खिसकता जा रहा है। तो ये कहाँ से उनको, और एक सतीश मिश्रा को लेकर के उनको सारे मिल जाएंगे ब्राह्मण, ये इम्पॉसिबल चीज है। और ये करते रहेंगे, ये चलेगा, ये ड्रामा तो करना ही होता है हर पॉलिटिकल पार्टी को। तो उनका और उसके जरिए इनको ये भी डर लगा कि कहीं प्रियंका गांधी ने जो बीच में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए उससे लगने लगा लोगों को कि ब्राह्मण क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी से नाराज है तो हो सकता है कि भाई वो उस तरफ भी आकर्षित हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जो कुछ कर रही है वो ज्यादातर भाजपा के इंटरेस्ट के लिए देख के करती हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत दिन कर ली राजनीति, अब उनको भी भाई सीबीआई है, ईडी है, इन सब का तो डर तमाम लोगों को रहता ही है। और काफी दिन तक कहा जाता, अखिलेश के लिए भी यही कहा जाता था कि वो इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको डर है। अब भाई जब आप इस तरीके के दौलत कमाएंगे तो आपको तो डरना ही पड़ेगा इन सब चीजों, पार्टियों से, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहरहाल दूसरी पार्टी कांग्रेस के साथ उनका बैड एक्सपीरियंस रहा है, कांग्रेस की अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए अखिलेश यादव उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो बची छोटी छोटी पार्टियां, अब उनमें देखिए प्रॉब्लम यह है कि छोटी पार्टी को बीजेपी ने भी पकड़ा है। सबको मालूम है असदुद्दीन ओवैसी किसके लिए, किसकी मदद करने के लिए उतरे हैं यूपी में, और उन्होंने बस बंगाल में काम नहीं, बिहार में वो उनका कारगर साबित हुए। तो वो जो है इस तरीके की हरकत यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं जिससे मदद होगी भाजपा की, वो वोट तोड़ने की राजनीति। तो लेकिन जहां तक आज जो जिस मुद्दे पे हम लोग थे कि अखिलेश यादव क्या दिखा पाएंगे, ये तो देखिए समय बताएगा। अब वो उतरे हैं मैदान में पहली बार, और अब अगर कंसिस्टेंटली रहते हैं मैदान में, ये नहीं कि वो आ करके 4 रोज दिखा करके फिर बैठ जाएं, क्योंकि अगर विकास की बात आएगी वो उनको, पिछली बार तो वो एक पॉइंट और था कि अपने घर में जो उनके झगड़े थे उसको लेकर के वो इतने व्यस्त हो गए थे उसमें अपने, और झगड़ा भी अपने पिताजी से जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने चाचा से। तो उस चक्कर में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। वरना विकास का काम जितना अखिलेश यादव ने किया था बरसों में किसी मुख्यमंत्री के टाइम में नहीं हुआ। नहीं, लेकिन एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान में नहीं है। और भाजपा का जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बोर्ड तो लगा दिए इन्होंने कि 5 एक्सप्रेसवे, एक भी एक्सप्रेसवे आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया।
उनका एक्सप्रेसवे जो बनवाया था अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा का, वो 23 महीने में खड़ा हो गया था फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन ये सारे जो विकास के मामले थे, इन पर सवाल भी उठे, भ्रष्टाचार के सवाल भी उठे, और एक्सप्रेसवे में भी उसकी निर्माण की क्वालिटी की बात बहुत जांच बहुत अवनीश अवस्थी ने बहुत जांच बैठा ली, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं निकल पाई। नहीं, लेकिन जमीनों की खरीद फरोख्त में किस तरह से उसमें हेराफेरी की गई थी, किस तरह से अपने लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की गई थी, ये चीजें अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। वक्त के साथ होंगे जरूर। रिवर फ्रंट के मामले में मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से किया मुझे नहीं समझ में आता। गोविंद एक मिनट मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक पूरी बात कर लूँ कंप्लीट, कि ये कर सकते थे, इतना समय था बाकी इनके पास, अभी तक इनको सजा दे देनी चाहिए थी रिवर फ्रंट में जो गड़बड़ हुई या एक्सप्रेसवे में। बिल्कुल सही बात है, सजा दे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है जांचें हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नेता आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे के समर्थक होते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। अखिलेश जब आए थे उन्होंने मायावती को जेल भेजने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने अखिलेश और तमाम समाजवादियों को जेल भेजने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। जो फंसते दिख रहे हैं वो अधिकारी फंसते दिख रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि बड़े बड़े निर्माणों के नाम पर पिछली 2 सरकारों में बहुत बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, और जनता ये चाहती है कि उन भ्रष्टाचारों के जो असली गुनाहगार हैं उन तक, उनके गिरेबान तक कानून का हाथ पहुंचे, जो अभी पहुंचता नहीं दिखाई दे रहा। बहरहाल आज आपकी बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जो समस्या है, उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव है वो निषादों की बात, राजभरों की बात, ब्राह्मणों की बात, इस तरह की जातियों की बात न करके वो मुद्दों की बात पर हो, जनता की बात पर हो, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कम से कम जनता के सवालों पर आमने सामने हों और जनता अपना उसी पर अपना जवाब दे। मैं सरज जी आपका धन्यवाद, अमित कुशवाहा जी आपका बहुत धन्यवाद, और जूही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों से मैं आह्वान करता हूं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने सुझावों से हमको अवगत कराएं, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए जिस स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अपने मकसद तक पहुंचे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।